हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे IOQM यानी कि इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स 2021-22 के वीडियो सॉल्यूशंस, उनका एनालिसिस एंड थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की एग्ज़ाम क्या है, पहले इसका पैटर्न क्या होता था, अभी क्या पैटर्न होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो कोविड से आपको पता है कि काफ़ी सारी आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हुई है। तो बिफोर कोविड ये एग्ज़ाम 5 फेजेस में होता था। 5 फेजेस कौन कौन से? जो मैथ्स ओलंपियाड है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ओलंपियाड्स माना जाता है अमंग ऑल दी अदर ओलंपियाड्स ऑल्सो। ठीक है, तो उसका जो पहला स्टेज होता था वो होता था प्री रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। ये कोई भी बच्चा दे सकता था, 8वीं से 12वीं का और एक सर्टेन एज से कम का। ठीक है, 18 साल से कम का बच्चे, ये कोई भी दे सकता था। इसमें से हर एक रीजन से करीब 300 बच्चे सिलेक्ट होकर RMO देते थे। ठीक है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इसमें से फिर करीब 30 बच्चे हर एक रीजन से सिलेक्ट होकर INMO देते थे, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड। ठीक है, एंड इनमें से फिर ओवरऑल 30 बच्चे सिलेक्ट होके IMOTC में जाते थे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, जो कि मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंसेज जो है वहाँ पे होता था। इनमें से टॉप 6 बच्चे जो है वो IMO में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते थे, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, एनीवन, दिस कैन बी गिवन बाय एनीवन। ठीक है, इसके बाद RMO हर स्टेट से 300 फ्रॉम स्टेट, 300 फ्रॉम ईच रीजन। ठीक है, उन्होंने अपने कंट्री को सर्टेन रीजन्स में बांट रखा है, तो उनमें से हर एक रीजन से करीब मोटा मोटी 300 बच्चे, इसमें से 30 फ्रॉम ईच रीजन नेशनल देने जाते थे। ठीक है, और IMOTC में 30 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, एंड इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने, जो कि हर साल एक नई कंट्री में होता है, तो वो 6 बच्चे जाते थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एंड ये 6 में होना अपने आप में काफ़ी बड़ा प्रेस्टीज का इशू होता है कि आप कंट्री को, जैसे स्पोर्ट्स की बात करें हम, तो इसको आप डिस्ट्रिक्ट लेवल मान सकते हो। ये हो गया स्टेट लेवल कि आप, अगर आपने RMO दिया मतलब आप स्टेट लेवल खेलने जा रहे हो। अगर उसमें आप सिलेक्ट हो गए तो आप नेशनल लेवल खेलने जा रहे हो। ठीक है, जो कि हर एक स्टेट से मात्र 30 लोग जाएंगे। उसमें भी आपका हो गया तो फिर आप इंटरनेशनल टीम जो जाएगी उसके लिए क्वालिफाइंग जो राउंड्स होंगे उसके लिए आप जा रहे हो। और फिर फाइनली जो 6 बच्चे हैं वो इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोविड में क्या किया, जो कोविड का पहला ईयर था लॉकडाउन वाला, उसमें इन दोनों एग्जाम्स को कंबाइन कर दिया था। प्री RMO और RMO की जगह बोल दिया कि हम IOQM कराएंगे। उसके बाद INMO हुआ और उसके बाद IMOTC हुआ, फिर IMO हुआ। बट इस साल उन्होंने एक और लेयर कम कर दी कि हम तो ये सब साथ में करा लेंगे, ये जो चारों स्टेज है ना ये हम एक साथ करा लेंगे, और इसको IOQM नाम दे दिया। दिस होल प्रोसेस इज IOQ। ना ये जो प्रोसेस है इसको IOQ पार्ट 1 नाम दे दिया गया, IOQ1, एंड ये जो दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है इनको IOQ2 नाम दे दिया गया। ठीक है, अब IOQ1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए इस बार। एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं कि इसमें IOQ1 में 12 न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस किस टाइप के, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, और इनके लिए कितना टाइम था, 75 मिनट्स। वही IOQ2 जो एग्जाम था, IOQ2 में मात्र 3 क्वेश्चन थे, और इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए टाइम कितना था भाई, इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए टाइम था 150 मिनट। तो आप सोचो कि ये 12 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट, यानी कि मोटा मोटी हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 6 मिनट, और ये 3 क्वेश्चन को करने के लिए 150 मिनट, मानी हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 50 मिनट्स ऑन एन एवरेज। तो ये नाइंसाफी क्यों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और ये सीधा आप मानो कि INMO के इक्विवेलेंट क्वेश्चन थे। इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन थे। उनका आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है, और ये किन के चेक किए जाएंगे, लिखना सबको है, बट चेक खाली उन्हीं के किए जाएंगे जो ये दोनों स्टेज को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले ओवरऑल इसमें जिनके मैक्सिमम स्कोर IOQ1 में, उन टॉप कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनकी ये IOQ2 वाली जो सब्जेक्टिव वाली कॉपी है वो चेक की जाएगी, एंड उसमें से जो टॉप 6 बच्चे आएंगे उनको सीधे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग कैंप में सिलेक्शन होता है वो भी पहले कैसे होता था कि ट्रेनिंग कैंप में बच्चों के रेगुलर टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते थे, एंड उसमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन 30 में से 6 बच्चे सिलेक्ट करते थे। बट कोविड में बहुत सारी चीज़ें सिंस रिमोटली करनी पड़ रही है, आपको वहाँ पे कैंपस में बुलाना भी डेंजरस है, तो इसके लिए सीधे इस एग्जाम के बेसिस पे ही टॉप 6 बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। अगर 2 बच्चों का सेम स्कोर आता है तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया भी बता रखा है कि 2 क्राइटेरिया होंगे, या तो जिसके IOQ1 में ज़्यादा स्कोर आया
उसको प्रेफरेंस मिलेगी, या फिर IOQ2 में फुल स्कोर कितने क्वेश्चंस में मारे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, फुल स्कोर लाना भी अपने आप में डिफिकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि आगे जाके IOM में अगर आपका एक भी क्वेश्चन में फुल स्कोर है तो आपको ऑनरेरी मेंशन तो एटलीस्ट मिलता ही मिलता है। चलिए अब हम आ जाते हैं सीधे सॉल्यूशन पे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का हम लाइन से सॉल्यूशन देखेंगे, हम उसका कैटेगरी डिफिकल्टी लेवल ये सब साथ में लिखते जाएंगे। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको पूछा गया है कि 3 parallel lines L1, L2, L3 are drawn in the plane such that the perpendicular distance between L1 and L2 is 3. The perpendicular distance between L2 and L3 is also 3. तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ब्रांच कौन सी है? ब्रांच है इसकी ज्योमेट्री। चलो आगे बोला गया A square ABCD is constructed such that A lies on L1, B lies on L3 and C lies on N2. तो चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं, 3 लाइंस बना लेते हैं। लेट्स से L1 इसी के पैरेलल है L2 एंड इसी के पैरेलल है L3। ठीक है, दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंट है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? इनके बीच की डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स है, और इनके बीच की डिस्टेंस भी आपकी 3 यूनिट्स है। ये आपकी L1 है, ये है L2 और ये है L3। अब स्क्वायर पे एक पॉइंट तो लिया गया है L1 पे। ठीक है, A है वो L1 पे है, B जो है वो L2 पे है, एंड C जो है वो B जो है वो L3 पे और C L2 पे। तो डायग्राम कैसा दिखेगा भाई? डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि आपने इसको इससे कनेक्ट किया, फिर ये राइट एंगल बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे गया, फिर ये D कहीं बाहर आएगा। ठीक है, D कहीं मान लो यहाँ पे आएगा, एंड A को फिर से कनेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ फिगर बनेगा A B C एंड D। अब आपको क्या क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि ये डिस्टेंसेस 3 यूनिट्स थी, तो स्क्वायर ABCD का एरिया क्या होगा? हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। माना C से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड A से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई? 6 यूनिट्स हो गई। और ये डिस्टेंस तो कितनी है मेरी? ये डिस्टेंस मेरी 3 यूनिट्स है। ना कोई एक एंगल आप थीटा मान लो। लेट्स से कि मैंने ये एंगल मान लिया आपका थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा माना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? π/2 माइनस थीटा। तो एंगल फिर से क्या हो जाएगा? थीटा आ जाएगा, और ये एंगल थीटा तो है, ये एंगल भी फिर से π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। अब मुझे AB और BC, सिंस ये स्क्वायर की साइड से ये सेम होगी, तो मैं इसको भी A यूनिट्स मान लेता हूँ, इसको भी A यूनिट्स मान लेता हूँ। इस परपेंडिकुलर से हमने ड्रॉप किए हैं, उनको मैं लेट से E और F नाम देता हूँ। एंड 2 राइट एंगल ट्रायंगल हम देखते हैं सीधे सीधे। एक तो है ट्रायंगल BCE, इसमें A और 3 में क्या रिलेशन होगा? ये रिलेशन होगा साइन थीटा का। तो आपका साइन थीटा विल बिकम इक्वल्स टू 3/A, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल ABF। ठीक है, इसमें ये जो थीटा है A और 6, उसके क्या है? कॉस थीटा के कंपोनेंट्स है। तो कॉस थीटा इसमें क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 6/A, इक्वेशन नंबर 2। अब सर A की वैल्यू कैसे निकाले? क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर। थीटा को एलिमिनेट करना है, तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बिकॉज आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? 1। तो स्क्वायर एंड एड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 मेरा क्या बन जाएगा? 3 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। यानी कि A स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 9 प्लस 36 यानी कि 45। और A स्क्वायर ही क्या होगा भाई? स्क्वायर का एरिया। नाउ आप अगर ओवरऑल क्वेश्चन की डिफिकल्टी की बात करो तो दिस वाज, तो शुरू के 2 क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर्स के थे। क्वेश्चन नंबर 3 to 9 जो है वो 3-3 नंबर के थे, और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो है वो 5 मार्क्स ईच थे। तो नेचुरल सी बात है कि 2 नंबर के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होंगे, एंड इंडीड दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते क्या बोला है। रिया राइट्स डाउन द नंबर्स 1, 2 से लेके 101 इन रेड एंड ब्लू पेन्स। ठीक है, द लार्जेस्ट ब्लू नंबर is equal to the number of numbers written in blue and the smallest red number is equal to half the numbers of numbers written in red. How many numbers did Riya write with a pen? तो टोटल मेरे कितने नंबर्स हैं भाई? टोटल मेरे 101 नंबर्स हैं। इनमें से
कुछ होंगे रेड और कुछ होंगे ब्लू, कुछ मेरे होंगे रेड, कुछ मेरे होंगे ब्लू। तो क्यों ना मैं रेड वालों को, नंबर वालों की एक्स जो है वो मेरे रेड से लिखे गए, तो बचे हुए 101 माइनस एक्स है वो किससे लिखे गए होंगे? ब्लू से। चलो आगे क्या बोला गया? द लार्जेस्ट ब्लू नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नंबर्स रिटर्न इन ब्लू। भाई नंबर ऑफ नंबर रिटर्न इन ब्लू बोल लो चाहे लार्जेस्ट ब्लू बोल लो, यहाँ पे मैं दो चीज लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये तो रेड हो गए एक्स और ब्लू हो गए 101 माइनस एक्स। ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई कि लार्जेस्ट ब्लू जो है, लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू, लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू कितना है भाई? लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स रिटर्न इन ब्लू, तो वो भी 101 माइनस एक्स के ही बराबर होगा। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि स्मॉलेस्ट रेड नंबर इज इक्वल टू हाफ द नंबर्स रिटर्न इन रेड। स्मॉलेस्ट नंबर इन रेड, स्मॉलेस्ट नंबर इन रेड इज इक्वल टू टोटल नंबर रेड में जो लिखे गए हैं उसका डिवाइडेड बाई 2, एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब सिंस ये नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, तो ये x बाई 2 भी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि एक तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि x मेरा इवन इंटीजर होगा, ठीक है भाई, x मेरा इवन इंटीजर होगा। और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर इन रेड। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स डिड रिया राइट विद रेड पेन। अब आप एक चीज सोचो कि लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू है 101 माइनस एक्स, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर इन रेड है x बाई 2। तो x बाई 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, x बाई 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो किस में लिखे गए होंगे? ब्लू में, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू अगर 101 माइनस एक्स है, तो 101 माइनस एक्स से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे किस में लिखे गए होंगे? रेड में। ये छोटी सी कॉमन सेंस की चीज़ है, बट कॉमन सेंस इज इट सीम्स नॉट दैट कॉमन। तो आप एक चीज़ सोचो कि ये जो रेड से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ब्लू होंगे, ठीक है। और रेड में कितने नंबर्स है? रेड में कितने नंबर्स है? रेड में नंबर्स है x बाई 2, ठीक है, मतलब रेड में नंबर्स कितने हैं? x। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर इन रेड है x बाई 2। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि ऑल द नंबर्स, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है, इन तीनों का मैं यूज कैसे करूँ? दैट इज द क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट नंबर इज रेड इज x बाई 2, ठीक है। सो ऑल द नंबर्स smaller than x by 2, smaller than x by 2 will be in blue, ठीक है। ये x by 2 से जितने भी छोटे नंबर है वो सारे ब्लू में होंगे। तो x by 2 से छोटे कितने नंबर होंगे भाई? x by 2 माइनस 1, सो x by 2 माइनस 1। ये तो लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है कि कम से कम इतनी तो इतनी होगी ही होगी। और ये मैं लिख देता हूं कि लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, इससे कम नहीं हो सकती, लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। और रेड बॉल्स कितनी मानी है भाई हमने? रेड बॉल्स मानी है x। तो लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स प्लस रेड बॉल्स का मैं सम करूंगा तो वो 101 से तो छोटा ही आएगा ना भाई। टोटल बॉल्स जो है वो 101 है, तो 101 से लेस देन इक्वल्स टू आएगा। लेस देन क्यों लगाया है भाई? लेस देन इसलिए लगाया है क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है, लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है वो जो है इससे तो कम होगी, ठीक है। ये इससे बेसिकली ये लीस्ट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है, इससे ज़्यादा ही होगी ना नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो इन दोनों का सम मिला के भाई टोटल बॉल्स तो 101 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये ब्लू बॉल्स है, ये रेड बॉल्स है, क्या ब्लू और रेड बॉल्स का सम 101 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो यहाँ से हम x की वैल्यूज की रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3x बाई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 102, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 से आपने डिवाइड किया तो 31 एंड 31 इंटू 2 हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9 एंड 3 चौक 12, 34 होगा। x लेस देन इक्वल्स टू 68 हो जाएगा, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि आपने x की वैल्यू 68 पुट कर दी, x इक्वल्स टू 68 पुट कर दिया, तो 101 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 101 माइनस एक्स हो जाएगा 33, ठीक है। सारी कंडीशन देख लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेकंड कंडीशन क्या है? लार्जेस्ट नंबर इज इन ब्लू। लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू क्या होगा? अगर 101 माइनस एक्स 33 है तो लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू भी 33 होगा। लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू, लार्जेस्ट नंबर इन ब्लू, ठीक है। और 1 से लेकर 30 तक सारे ब्लू में होंगे, ठीक
ठीक है। ब्लू में कौन कौन से होंगे भाई, 1 2 3 से लेके 33 बॉल्स है और उनमें लार्जेस्ट नंबर 33 है। इसके बाद 34 से लेके 34 35 36 से लेके 101 ये सारे किस में होंगे, रेड में होंगे। नाउ नंबर ऑफ रेड बॉल्स काउंट करो, ये कितनी है 68, ये कितनी है 33। नाउ जो स्मॉलेस्ट रेड है वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स का आधा है, चेक करो क्या आधा है, क्या 34 68 का आधा है, मतलब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमने पूछा क्या था, हाउ मेनी नंबर्स डिड रिया राइट विद द रेड पेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा 68। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज स्लाइटली डिफिकल्ट थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एकदम ईजी तो नहीं, बट ये मीडियम क्वेश्चन था। और जहां तक कौन सी ब्रांच का है, आप इसको चाहे कॉम्बिनेटोरिक्स बोल लो, काउंट करने का है, चाहे आप नंबर सिस्टम बोल लो, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ऑफ IOQ 2021-22 में पूछा गया है कि कंसिडर सेट T ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जिसकी साइड से वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। चलो ठीक है, और वो ऐसे प्राइम नंबर्स है कि जो AP में भी है। अब सोचो कि ऐसे 3 प्राइम नंबर्स जो कि AP में है, सबसे छोटे से सोचना शुरू करो। एक तो हो सकता है 3 5 7, तीनों प्राइम से और AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। और क्या हो सकते हैं, लेट अस से कि उनमें से सबसे छोटा प्राइम, अब सबसे छोटा सोचो, सबसे छोटा प्राइम पहली बात तो 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगला प्राइम नंबर ऑड होगा, लेट से आपने 2,5 ले लिया तो अगला नंबर इवन आएगा, और इवन होगा मतलब वो प्राइम नहीं हो पाएगा, इसलिए 2 से तो आप शुरू नहीं कर सकते। ये बात समझ में? चलो 3 5 7 एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल सोचो, लेट अस से 5 7 लिया तो अगला 9 आएगा जो कि प्राइम नहीं होगा, तो 5 और 7 नहीं ले सकते। चलो 7 के बाद अगला प्राइम कौन सा भाई 11, ठीक है 5 और 11 आपने ले लिया। AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6, 11 में 6 और ऐड करो 17, ठीक है भाई। ये भी वैलिड है कि तीनों प्राइम से और तीनों AP में भी है। और एग्जाम्पल सोचो, ठीक है 5 के बाद कौन सा आएगा भाई, 5 के बाद लेट से आपने 7 से शुरू किया, 8 9 10 11 और 12 13 14 15, तो 11 तो नहीं ले सकते। 7 के बाद क्या आप 13 ले सकते हो, 7 और 6 13, और 13 और 6 19, ये भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आएंगे। हमें कौन सा चाहिए, उसके लिए आगे लिखा हुआ गया है कि लेट डेल्टा बिलोंग्स टू T बी द ट्राइंगल्स विद द लीस्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भाई, इन तीनों का सम। ये जो सम है, दिस सम मस्ट बी इक्वल्स टू लीस्ट। और ट्राइंगल भी बनना चाहिए, तो हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करी है कि नहीं, ये भी अच्छे से चेक करना है। और साथ में ये जैसे ही ये तीनों मिलकर क्या ट्राइंगल बना सकते हैं, 11 और 5 16, ये तो 17 से छोटा है, तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बना रहे। 13 और 7 20, ये 19 से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल तो बना सकते हैं, बट क्या इसकी पेरीमीटर लीस्ट है? नो। पेरीमीटर लीस्ट किसकी होगी, इसी ट्राइंगल की होगी। अच्छा, क्या ट्राइंगल बना रहे, इन दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है, मतलब ये ट्राइंगल भी बना रहे होंगे। सो सम बराबर लीस्ट, यानी पेरीमीटर बराबर लीस्ट हो गई। और पेरीमीटर अगर लीस्ट है, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल्स टू लीस्ट है, तो ऐसा जो मेरा ट्रिपलेट आ गया ट्राइंगल का, वो आ गया 3, 5, 7। ठीक है, तो देखा जाए तो उतना भी मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन करना। आगे क्या बोला गया है, इफ A is the largest angle of triangle and if L is its perimeter then determine the value of A by L। ठीक है भाई, तो अगर आपको तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया निकालने का बेस्ट तरीका कौन सा होता है, कोसाइन रूल। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, एक साइड 7 है। आपको सबसे बड़ा एंगल निकालना है, तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला होगा, इसको आप ABC बोल दें। तो ये जो एंगल C है, कोसाइन रूल से cos C किसके इक्वल आता है भाई, cos C इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A इंटू B। जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं कि 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 3 के 9 5 25, 25 और 9 34, 34 माइनस 49 इज माइनस का 15 होल डिवाइडेड बाई 30, यानी कि माइनस का हाफ। और अगर C एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है तो एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि C जो है मेरा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, C मेरा आ गया 120 डिग्री, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से मेरे पास A हो गया 120। ठीक है, इफ L इज इट्स पेरीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ A बाई L। भाई पेरीमीटर कितनी आ गई, ये लीस्ट जो पेरीमीटर है, तीनों साइड्स का सम 3 + 5 + 7, 7 और 5 12, 13 14 15, 15 आ गई इसकी पैरामीटर, और A आ गया 120, तो A बाई L कितना हो जाएगा, A बाई L हो जाएगा 120/15 यानी कि 8। ठीक है, कैसे रेट करोगे इसको, आई वुड रेट इट मीडियम।
ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोसेस करनी है। इजी टू मीडियम आप कह लो, ठीक है, कि 3 प्राइम है वो एपी में भी होने चाहिए, ठीक है, उनका पेरीमीटर भी लीस्ट होना चाहिए, ऑलराइट, उसका लार्जेस्ट एंगल निकालना है। तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें कोई बच्चा हो सकता है खोके रह जाए। अदरवाइज अगर आपने एग्जाम्पल से शुरू किया ना कि चलो लीस्ट देखी जाएगी, एक बार 3 के एग्जाम्पल तो ले, 3 प्राइम जो एपी में हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर आपको तुरंत चमक जाएगा कि हाँ लीस्ट वाले 357 वाला ही होगा। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया कि 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स है ए बी सी से बनने वाले, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स है ए बी सी, उनसे बनने वाले 6 डिजिट नंबर्स जो हैं उन सबका सम आपको गिवन है 593999406। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट रिमाइंडर व्हेन 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी इज डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं भाई, 6 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब मैं लेट्स से जस्ट यूनिट्स प्लेस को पकड़ लेता हूँ कि यूनिट्स प्लेस पे ए कितनी बार आएगा, इस पे बी कितनी बार आएगा और इस पे सी कितनी बार आएगा। लेट अस से यूनिट्स प्लेस पे आपने ए फिक्स कर दिया। नाउ बचे हुए 5 प्लेस पे कितनी चॉइसेस है, हर एक प्लेस के लिए आपके पास 3 चॉइसेस है कि हर एक प्लेस पे या तो ए आ सकता है या बी आ सकता है या सी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वही सारे नंबर्स का सम करना है जिनमें खाली ए बी और सी से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आता है, 3⁵ टाइम्स आता है, ठीक है। इसको मैं अगर लैंग्वेज में लिखूं कि ऑन यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स डिजिट या यूनिट्स प्लेस, ठीक है, ए अकर्स 3⁵ यानी कि 243 टाइम्स, ठीक है। एग्जैक्टली बी ऑल्सो अकर्स सेम 243 टाइम्स, सी ऑल्सो अकर्स 243 टाइम्स। सिमेट्री है भाई, ए बी सी में कोई अंतर क्यों होगा, सबके लिए सेम ही आएगा। एंड नॉट जस्ट ऑन यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस की भी वही कहानी होगी कि अगर आप टेंस प्लेस पे ए फिक्स कर दो तो बचे हुए 5 प्लेसेस पे टोटल 3⁵ चॉइसेस ही आपके पास बचेगी। तो अभी आपको सम करना है, सम क्या बनेगा, पहले आप यूनिट्स प्लेस का सम कर लो, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, टेंस प्लेस का सम कर लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, हंड्रेड्स प्लेस का सम कर लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, एंड सो ऑन। ऐसे करके आप 6 के 6 डिजिट्स का सारे नंबर्स का सम कर सकते हो। तो ए कितनी बार आ रहा है भाई, सम करने का एक तो तरीका होता है कि आप लिख दो सारे के सारे नंबर्स, वो करना तो कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं है। आप उसी को लैंग्वेज में काउंट करो कि पहले प्लेस पे ए कितनी बार आता है, 243 टाइम्स। तो पहले प्लेस पे ए वाले, ए में एंड होने वाले यूनिट्स डिजिट्स का सम क्या होगा, ए इंटू 243 प्लस बी इंटू 243 प्लस सी इंटू 243, ये तो गया यूनिट्स प्लेस का। प्लस सेम चीज 10 टाइम्स 10 डिजिट के लिए आ जाएगी कि 10 टाइम्स 243 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से 100 प्लेस के लिए 100 टाइम्स 243 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, एंड सो ऑन टिल 10 की पावर कितना आ जाएगा भाई, 10 की पावर 0 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 तक चलेगा कि 10 की पावर 5 टाइम्स 243 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा आपके जो मिलियंथ डिजिट है उसका सम। अब आप क्या करो, अब आप इन सब का सम कर दो तो कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स 243 टाइम्स, और ये 1 प्लस 10 प्लस 100 से लेकर 10 की पावर 5 तक का सम क्या हो जाएगा, 1111116 टाइम्स। एंड ये सम आपको कितना गिवन है भाई, ये सम आपको गिवन है 593999406। तो आप एक एक करके डिवाइड करते चलो, ठीक है। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, पहली बार 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर आपने 5 5 5 5 5 5 किया तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, बचेगा 4 4 4, फिर 13 में से 5 गए 8, और फिर 8 में से 5 गए 3, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। बेटर होगा कि आप लॉन्ग डिवीजन कर ही लो, एज ए स्क्रैच कैलकुलेशन हम डिवाइड ही कर लेते हैं कि टाइम्स 11111 इज इक्वल्स टू 593999406। इसको हम 111 से डिवाइड कर देते हैं। पहली बार 5 टाइम्स 5 5 5 5 5 5, ठीक है, नो बिग डील। 4 4 4 8 एंड 8 में से 5 गए 3, एक डिजिट जो है वो कैरी कर लो। अगला जाएगा 3 टाइम्स तो हो जाएगा 3 3 3 3 3 3,
बचेगा कितना 1 1 1 1 एंड 5, 8 में से 3 गए 5, ठीक है, 4 में से 3 गए 1 और एक और आ जाएगा 0। नेक्स्ट आ जाएगा 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 4 4 4 4, बचेगा कितना 6, आगे क्या और 6 पहले उतार लो, ये भी बचेगा 6 6 6 6, और ये कितने टाइम्स से जाएगा 5 3 4 6 टाइम्स। तो अगर आप 1 1 1 को इससे डिवाइड करोगे तो परफेक्टली डिविजिबल हो ही रहा होगा, तभी जाके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। और कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा होगा 5 3 4 6 टाइम्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है 243 से इसको डिवाइड करना है, तो 24 दूनी 48 एंड 22, ये आ जाएगा 22। सो यू हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 20। नाउ क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द लार्जेस्ट रिमाइंडर व्हेन द 3 डिजिट नंबर abc इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो नंबर है abc, इसके लास्ट के 2 डिजिट bc है, तो bc की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है गिवन दैट abc आर डिस्टिंक्ट। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। वैसे तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है भाई, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 हो सकता है, बट डिजिट डिस्टिंक्ट चाहिए तो 99 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 98। तो लेटर से आपने c को ले लिया 8, b को ले लिया 9 और तीनों का सम 22 होना चाहिए, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 22 माइनस 17 विल बी 5। तो 598 ऐसा नंबर होगा जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और जिसके लिए अंडर ऑल द गिवन कंडीशंस 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो मैक्सिमम आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, व्हाट इज द लार्जेस्ट रिमाइंडर, द लार्जेस्ट रिमाइंडर इज 98। सो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है नहीं, ए बी सी डी बी द लॉन्गर साइड सो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसकी जो लॉन्गर साइड है वो छोटी साइड की डबल है। तो बना देते हैं ए बी सी डी, ये ए बी बड़ी वाली साइड है, ये छोटी वाली साइड की डबल है, तो क्यों ना हम इनको नाम देते हैं, लेट से इसकी साइड है x, तो इसकी साइड है x, तो ये साइड हो जाएगी 2x। आगे क्या बोला गया, लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू बी द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ए बी सी डी। मान लीजिए ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो फिगर बन रहा है इसको क्या नाम देंगे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, लेट्स से डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। नाउ पैरेललोग्राम के कोई भी आप एक एंगल अज्यूम कर लो, लेट्स सी ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये सिंस इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल भी थीटा होगा और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये 2 थीटा है तो ये पाई माइनस 2 थीटा होगा, तो इनमें से हर एक एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम राइट एंगल है तो ये भी एक राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम लॉजिक से 4 एंगल राइट एंगल हो जाएंगे, सिंस ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये भी राइट एंगल आ जाएगा। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 एंगल राइट एंगल से वो क्या होता है, वो होता है आपका रेक्टेंगल। तो एज फार एज आई नो ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल की 2 साइड्स है उनको आप क्यों ना आप ए और बी अज्यूम कर लो, और ये ए है तो ये भी ए होगी और ये बी है तो ये भी बी होगी। नाउ हमें बोला गया कि एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज 10, तो ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये जो एंगल थीटा है इनकी टर्म्स में मैं दोनों के एरियाज निकाल सकता हूँ क्या ऑफ बोथ द रेक्टेंगल जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये तो बहुत ही सिंपली ए इंटू बी हो जाएगा क्योंकि वो एक रेक्टेंगल फिगर है ना। इनमें रिलेशन क्या है ए बी में, और ये x और 2x में क्या रिलेशन है, ये भी x है ये भी 2x है, वो हम ज़रा फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो पॉइंट है ए डब्ल्यू और z, ए डब्ल्यू जेड की मैं बात करूँ तो मैं ए डब्ल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, x और थीटा की हेल्प से। ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये थीटा और ये x है, तो ये ए डब्ल्यू साइड कितनी हो जाएगी x कॉस थीटा, ये साइड हो जाएगी x कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास डब्ल्यू जेड आ जाएगी क्या, मेरे पास a क्या आएगा, a आ जाएगा मेरे पास स्मॉल a जो है वो a z माइनस का a डब्ल्यू। अब ए जेड तो मेरे पास क्या बनेगा, ए जेड जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है जिसका ये एंगल 2x और ये एंगल थीटा है, तो ये साइड 2x कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक तरह से 2x टाइम्स कॉस थीटा माइनस का x कॉस थीटा
तो मेरे पास आ गया x टाइम्स कॉस थीटा। इन द एग्जैक्ट सेम मैनर मेरे पास b जो है वो क्या आ जाएगा, b निकालने के लिए आप क्या करोगे, b इज इक्वल्स टू बी जेड माइनस का बी वाई। अब बी जेड इस राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है जिसका अपोजिट एंगल थीटा है, तो ये बी जेड क्या हो जाएगा 2x टाइम्स साइन थीटा, और बी वाई क्या हो जाएगा, बी वाई के लिए आप सोचो कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये साइड आपकी एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी अगेन एक्स टाइम्स कॉस थीटा। नो, आपको ये वाली निकालनी है ना, ये वाली साइड हो जाएगी एक्स टाइम्स साइन थीटा, तो ये बन जाएगा 2x टाइम्स साइन थीटा माइनस का x टाइम्स साइन थीटा, दैट इज x टाइम्स साइन थीटा। अब इन दोनों की हेल्प से a भी कितना हो जाएगा भाई, a भी हो जाएगा आपके पास x टाइम्स कॉस थीटा टाइम्स x टाइम्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। बट आपको तो निकालना क्या है, आपको निकालना है ABCD का एरिया, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है भाई, इसकी वैल्यू गिवन है 40, नो इसकी वैल्यू गिवन है आपको 10, ठीक है। और पूरे जो पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स इंटू ये जो एंगल है x और 2x है इसके बीच में वो कितना है साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 4, मतलब जो पैरेललोग्राम का एरिया है दिस इज 4 टाइम्स a इंटू बी, और 4 इंटू 10 हो गया आपके पास 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो गया इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर लॉन्ग तरीका। बट अगर आप प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि माना कि आपको खाली आंसर लिखना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना, तो कैन यू टेक एनी शॉर्टकट, यस देयर इज ए शॉर्टकट। बेसिकली क्वेश्चन में बोला है ना कि ये सारे पैरेललोग्राम के लिए रेशियो सेम ही आएगा, तो वन ऑफ द इजियर पैरेललोग्राम्स इज रेक्टेंगल। तो माना कि हमने ये पैरेललोग्राम लेने की बजाय रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, लेट्स से आपने रेक्टेंगल ले लिया, और अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, कि ये वो रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड x है तो दूसरी साइड 2x है। अब इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इसके जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे होंगे, तो ये आप 45 डिग्री एंगल पे बनाओगे, ये साइड x है तो ये साइड भी x हो जाएगी, ये साइड x है तो ये साइड भी x हो जाएगी, और ये एग्जैक्टली मिडिल पे मीट करेगा। सिमिलरली ये साइड x है, ये साइड x है, तो ये साइड सारी साइड्स x x x x और x इस तरह से बन जाएगी। और ये फिगर रेक्टेंगल बनना था, बट ये कैसे रेक्टेंगल बन गया कि ये इसको बिल्कुल इक्वल एरियाज में बांट रहा है। अब आप अगर इसके एरिया की बात करो, बहुत सारे इसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक और ऐसे वाली लाइन भी ड्रॉ कर दूं, तो जो इन चारों का सम होगा इसको आप मान लो W x y और z, तो जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा, जो एरिया होगा वही एरिया होगा, जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा, जो ये एरिया होगा वही ये एरिया होगा। ऐसे कितने एरियाज दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉन्ग्रुएंट एरियाज आपको दिख रहे हैं। उनमें से 4 का सम अगर 10 है तो 16 का सम कितना हो जाएगा 40, 4 टाइम्स 40। तो बेसिकली यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख सकता है कि ABCD का जो एरिया है वो 4 टाइम्स W x y z का एरिया हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 40। तो ये गया इस क्वेश्चन को करने की ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है दिस इज प्रोबेबली द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, वन ऑफ द टफेस्ट इफ नॉट द टफेस्ट क्वेश्चंस इन 12 क्वेश्चंस में से, बिकॉज इसमें आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स वाई एक ट्राइंगल की साइड्स है, ठीक है, और उनके स्क्वायर्स का सम 49 एक तीसरे स्क्वायर के बराबर हुआ, तो कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, ठीक है। इमेजिन अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी एक साइड x है, दूसरी साइड y है, और तीसरी साइड कितनी हो जाएगी, फिर तीसरी साइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली 7, ठीक है। ये हो गया पहली इक्वेशन का मीनिंग। दूसरी इक्वेशन को आप लिखो कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड इक्वल्स टू 36। इसको आप रीअरेंज करके लिखो। रीअरेंज करके कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड। अब आप इसको 2 टाइम्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, नॉट एक्स स्क्वायर बल्कि वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर। इसको आप वाई जेड से और 2 वाई जेड से डिवाइड करके लिखो कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर
अपन में 2 टाइम्स वाई टाइम्स जेड। अच्छा यहाँ पे इसको धड़ के जाएगा तो माइनस आ जाएगा ना, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। आपने वाई जेड से डिवाइड किया और एक और 2 से भी डिवाइड किया तो ये आ गया ना। ये किसकी तरह दिख रहा है भाई, ये कोसाइन फॉर्मूला के दिख रहा है। एंगल बिटवीन वाई एंड जेड साइड्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा, उसका कोसाइन थीटा हो जाएगा। एक तरह से आप ये मान सकते हो कि कॉस ऑफ बीटा इक्वल्स टू -1/2, यानी कि बीटा आ जाएगा मेरे पास 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आप जो तीसरी इक्वेशन है उसको मैनिपुलेट करो। तीसरी इक्वेशन क्या है, इसमें भी आप वही करो कि x² + z² माइनस का 5² इक्वल्स टू √3xz। आप ये माइनस का √3xz हो जाएगा, xz से डिवाइड करके लिखो, एक 2 से डिवाइड करके लिखो तो ये इक्वेशन बनेगी। और इसको आप बोल दो कॉस गामा, तो यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, गामा आ जाएगा आपके पास 150 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा और रिकॉल करते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन करो कि ये जो 3 एंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से, ये एक तरह से XY के बीच में एंगल 90 डिग्री है, YZ के बीच में एंगल क्या है, YZ के बीच में एंगल 120 डिग्री है, और Z और X के बीच में एंगल कितना है भाई, ZX के बीच में एंगल 150 डिग्री है। और इन तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। 120 + 150 कितना हुआ भाई, 270, और 270 + 90 कितना हुआ, 360 डिग्री। तो इन सब का सम 360 डिग्री आ रहा है। तो आप एक साइड x इमेजिन करो, ठीक है, एक साइड y इमेजिन करो और एक साइड z इमेजिन करो। ठीक है, नाउ z कहाँ पर होगी, z जो है वो y से 120 डिग्री पे होगी और इससे 150 डिग्री पे होगी। दिस इज मान लो z, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ये आपका 90 डिग्री एंगल है या राइट एंगल है। ये एंगल कितना है y और z के बीच में, 120 डिग्री, और ये एंगल कितना है 150 डिग्री। और इन वर्टिसेस को क्यों ना आप ABC नाम दे दो और इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दो। ठीक है, अभी जाके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहने को बस अलजेब्रा का है, एक्चुअल में बिना इस ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन को करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं, मैथ्स में सेम क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, बट बहुत ही मुश्किल है इसको करना, और वही ज्योमेट्री की हेल्प से ये आसानी से हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब आप ये जो साइड्स है इनकी वैल्यूज भी लिख दो कि ये जो साइड x और y वाला जो है उसकी ये साइड 7 है, जो y और z वाला है उसकी एक साइड कितनी है, 6 है। y और z वाले की साइड कितनी है, 6 है, और z और x वाले की एक साइड कितनी है, 5 है। तो ट्राइंगल ABC की साइड्स कितनी होगी, 5, 6 और 7। नाउ क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है 2xy + √3yz + z टाइम्स x। अब और क्या वाला आ गया भाई, ये कैसे निकालें। तो ये इस बीच वाले पॉइंट को अगर आप O नाम दे दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप OAB निकालो प्लस OBC निकालो प्लस OCA निकालो। ठीक है, OAB का एरिया क्या बनेगा, OAB का एरिया बनेगा, ये y और z है तो हाफ ऑफ y इंटू z इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन y ऑफ z, कि हाफ ऑफ y इंटू z इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी कितना होगा, हाफ इंटू x इंटू z इंटू साइन 150 डिग्री, एंड फाइनली प्लस हाफ ऑफ x इंटू वाई इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। जरा वैल्यू पुट कर दो तीनों की, साइन 120 डिग्री इज √3/2, साइन 150 डिग्री इज हाफ, साइन 90 डिग्री इज 1, और फिर आप हाफ कॉमन भी ले लो तो हाफ टाइम्स आ जाएगा आपके पास yz टाइम्स √3 प्लस ये बन जाएगा कितना xz/2 और प्लस ये 1 बन जाएगा, तो इसको आप एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स xy और एक और अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो जरा क्वेश्चन में जो पूछा उससे कहीं ना कहीं मिल रहा है क्या, 2xy भी है, √3yz भी है और xz भी है। तो ये एरिया ऑफ 4 टाइम्स, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्वांटिटी आएगी, मुझे क्या निकालना है, ये क्वांटिटी जो कि 4 टाइम्स ABC है, जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, हीरोज फॉर्मूला की हेल्प से। 3 साइड जिसकी 5, 6, 7 है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हो जाएगा 9, और फिर हीरोज फॉर्मूला से डेल्टा क्या हो जाएगा, √S इंटू S माइनस A, यानी कि 9 - 5 यानी कि 4, 9 - 6 यानी कि 3, और 9 - 7 यानी कि 2। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, और बेसिकली आप एक 2 बाहर लोगे, एक 3 बाहर लोगे, तो 6 बाहर आ जाएगा और 6 √6 हो जाएगा। ये डेल्टा इज इक्वल्स टू 6 √6,
तो 4 डेल्टा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 टाइम्स √6। नाउ पी और क्यू की वैल्यूज कितनी कितनी आ गई भाई, पी की वैल्यू आ गई 24, क्यू की वैल्यू आ गई √6, तो पी प्लस क्यू कितना हो गया 30, पी प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 30। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ मैप्स, नंबर ऑफ मैपिंग्स मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट सेट टू द सेकंड सेट सच दैट कि जब जब आई जे से छोटा हो तब तब एफ आई भी एफ जे से छोटा हो। ठीक है, तो मान लिया कि ये सेट ए है, ठीक है, और ये सेट आपका बी है। ठीक है, ए सेट क्या है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है, और जो बी सेट है उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। अब वैसे टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होती है, इसके हर एक एलिमेंट के पास 5 चॉइसेस है कि ये इनमें से किसी एक से कनेक्ट हो जाए। ऐसे ही 2 के पास 5 चॉइस है, 3 के पास 5 चॉइसेस है, तो 5 × 5 × 5 दैट इज 125 टोटल मैपिंग्स विल बी देयर। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर 125 से तो छोटा ही होगा। अब मुझे एक तरह से इंक्रीजिंग टाइप की या नॉन डिक्रीजिंग टाइप की मैपिंग्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेंज में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि रेंज में हो सकता है कि कितने एलिमेंट्स हो। रेंज में मान लो कि 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, मैं 3 केसेस बनाता हूँ। पहला केस रेंज में 3 एलिमेंट्स है, दूसरा केस रेंज में 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, और इन तीनों के मैं एग्जांपल्स पे ले लूँगा, और तीसरा केस मैं लेता हूँ कि रेंज हैज़ 1 एलिमेंट ओनली। ठीक है, अब मान लो कि रेंज में 3 एलिमेंट है, तो 5 में से 3 एलिमेंट आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 5C 3 तरीके से। एंड मान लो कि आपने ये सिलेक्ट कर लिए, लेट्स से 1, 4, 5। नाउ इनमें से 1 से मैप कौन होगा, 2 से मैप कौन होगा, 3 से कौन मैप होगा। हमें इंक्रीजिंग टाइप की मैपिंग्स बनानी है, तो एक ही ऑर्डर पॉसिबल होगा कि 1 1 से कनेक्ट हो जाए, 2 4 से और 3 5 से, मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो इनटू नंबर ऑफ मैपिंग्स 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 मैपिंग्स इस केस के लिए। अच्छा, 5 में से 2 एलिमेंट्स आप कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, 5C2 तरीके से। लेट्स से आपने 3 सेलेक्ट कर लिया और 4 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेट्स से कि आपने सेलेक्ट कर लिया 3, 4। अब मैपिंग क्या है, आपके पास 1 2 3 को आपको मैप करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो दो बात हो सकती है कि 1 3 को चला जाए, 2 भी 3 को चला जाए एंड 3 4 को चला जाए, या फिर 1 3 को जाए, 2 4 को जाए एंड 3 भी 4 को चला जाए। ये 2 ही इंक्रीजिंग मैपिंग हो सकती है अगर रेंज में एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स है तो इनटू 2 मैपिंग्स, तो ये कितना हो गया 10 × 2 20। और अगर रेंज में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है तो रेंज में एक एलिमेंट आप 5C 1 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और जाहिर सी बात है, लेट से आपने 4 सेलेक्ट किया, तो 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तीनों का आप 4 के साथ ही मैप करोगे और कोई चॉइस है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मैपिंग्स इसकी भी 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी 5 टोटल। तो टोटल कितनी हो गई 20 + 10 30, 30 + 5 35 सच मैपिंग्स। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन चैप्टर का है, जो कि आप मोस्टली हायर क्लासेस में पढ़ते हो, क्लास 11th एंड 12th में जाके। एंड इसको आप एक तरह से अलजेब्रा में काउंट कर सकते हो, कॉम्बिनेटोरिक्स में भी काउंट आप कर सकते हो। व्हाट अबाउट डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ मीडियम डिफिकल्टी। ठीक है ना, ये बहुत ईजी है। अगर आप जे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ईजी क्वेश्चन है। ओलंपियाड वाले बच्चे 9th 10th के बच्चे स्पेशली जिन्होंने फंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ा है और पीएनसी चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनके लिए स्लाइटली डिफिकल्ट हो सकता है। सो बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस क्वेश्चन राइट अवे लेट मी राइट कि एक इजी क्वेश्चन है, इसमें बस कैलकुलेशन है, दिमाग लगाने का कुछ है नहीं। जैसे कि कोई भी नंबर है, ये जो अंदर वाला नंबर है, क्यों ना मैं इसको a मान लूँ, और अगर आपको बॉक्स ऑफ a = 4 लिखा हुआ है तो a की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, यू शुड नो कि a की रेंज जो है वो 4 क्लोज्ड से 5 ओपन के बीच में होती है। अब a मैंने क्या अज्यूम किया था, √, बॉक्स ऑफ √, बॉक्स ऑफ n। ये नंबर ऑफ ब्रैकेट्स और नंबर ऑफ आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कितने लगाए, बस उतना सा आपको ट्रैक रखना है। ये 4 से लेके 5 के बीच में, तो क्यों ना आप स्क्वायर कर दो, सब पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं। तो 16 से लेके बॉक्स ऑफ √, बॉक्स ऑफ n। अगेन कोई बिग डील नहीं है, आपको बस एक एक करके ऑपरेशंस लगाते जाने हैं। ठीक है, ये हो गया 16 से लेके 4 चौक 16 से लेके 25 तक। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस नंबर को अगर आप b मान लो, और अगर बॉक्स ऑफ b, इस पूरे नंबर को आप b मान लो ना, इस पूरे नंबर को आप मान लो b, तो बॉक्स ऑफ b अगर 16 से लेके
25 के बीच में, तो बी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आपको पता है कि बॉक्स ऑफ भी इंटीग्रल वैल्यूज लेता है, तो ये 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, ऐसे मैक्सिमम 24 तक जा सकते हैं। 25 इसको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस है। और अगर बॉक्स ऑफ बी या तो 16 से लेकर 24 तक हो सकते हैं, तो बी के वैल्यू अगेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, बी हो जाएगा मेरा 16 से लेके 25 ओपन तक, 16 क्लोज से लेकर 25 ओपन। बी मैंने क्या अज्यूम किया था भाई, स्क्वायर रूट ऑफ बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है, ठीक है। और ये कितना है, 16 से लेके 25 तक। अब मैं अगर फिर से स्क्वायर कर दूँ, तो क्या बनेगा, फिर से स्क्वायर कर दूँ तो बॉक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन मेरा कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा, 16 इज 2, 16 का स्क्वायर इज 256 एंड 25 का स्क्वायर इज 625, ठीक। दोनों सेम ही लेटर से मिलकर बने 256 से, इंटरेस्टिंगली। नाउ अगेन अगर रूट एन का बॉक्स 256 से 625 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो रूट एन है वो भी हमने प्रीवियसली देखा कि वो भी 256 से लेके 625 के बीच में लाई करेगा। नाउ फाइनली अगर आप और स्क्वायर कर दो, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, एन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको इस रेंज में ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो आपको क्या करना है, 256 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एन स्ट्रिक्टली लेस देन 625 का होल स्क्वायर। 256 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, दिस इज 65,536 से लेके एन से लेके 625 का स्क्वायर कितना होता है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लो 625 को 625 से, 25 5 10 और 2 12, 56 30 और 1 31 इंटू 5 10 5 12 इंटू 56 30 6 12 13 14 15 और 6 चिक 36 और 1 37, ठीक है, 0 5 एंड 37। तो ऑल इन ऑल ये नंबर बन जाएगा कितना, 5 एंड 2 एंड 5 और 1 6 एंड 5 और 3 8 और 2 10 कैरी 1 7 और 1 8 और 1 9 एंड 3 390625, ठीक है। ये एन की रेंज हो गई। अब ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनमें कौन सा हो सकता है, इससे जस्ट छोटा जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 390624। इनके डिजिट्स का सम करोगे 3 + 9 + 0 + 6 + 2 + 4 तो कितना आएगा, 9 3 12 और 6 18 19 20 और 21 22 23 24। सम ऑफ डिजिट्स विल बिकम 24, ठीक है। क्वेश्चन वाज इजी, स्लाइटली कैलकुलेटिव। सो बच्चों ये 3 नंबर के क्वेश्चंस की सीरीज में आखिरी क्वेश्चन है, एंड इसमें आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि इसका पहला जो पॉइंट है, मतलब आप अगर x0 की बात करो तो वो 3 है और y0 की बात करो तो वो 1 है। अब आपको x1 निकालना है, यहाँ पे n के लिए 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स x0 माइनस का y0 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, -3 3 = 9 -1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 बटे तो -5। लेट्स चेक अगेन। अच्छा ये माइनस जो है एक बाहर है, ये वाला जो माइनस है ना, वेरी केयरफुली इट इज आउटसाइड, तो ये माइनस का 8/2 है, -8/2 इज हाउ मच, माइनस का 4। और इसी तरह से y1 कितना आ जाएगा, y1 है माइनस का xn + yn 3 + 1/2, तो 4/2 हो जाएगा -2, ठीक है। इसको लिखते जाओ, ये जो है P0 था मेरा, ये था, तो P1 मेरा क्या है, P1 है मेरा -4, -2। आपको P2 निकालना है, P2 निकालने के लिए आप x2 निकालोगे, x2 क्या बनेगा, -3 टाइम्स x1 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 क्या बनेगा, माइनस का x1 + y1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास, x1 के लिए आपने क्या पुट कर दी भाई, -4 -12 और प्लस का 2 -10/2, यानी कि आ जाएगा माइनस का, अच्छा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्चुअली, तो ये आ जाएगा प्लस का 5। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो -2 एंड -2 प्लस बेसिकली y1 की वैल्यू कितनी है, y1 के लिए -2, तो -4 और माइनस हो जाएगा -6 -6/2 हो जाएगा -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। तो मेरा जो P2 पॉइंट आया, P2 पॉइंट मेरा कितना आया, 5,3। ऑब्जर्व द पैटर्न हियर, P0 P1 P2 और 1-2 पॉइंट आप और निकालो तो कंफर्म कर लो कि एक पैटर्न फॉलो कर रही है। P0 क्या था मेरा 3,1, P1 क्या है मेरा -4, -2, P3 क्या है भाई, P3 है मेरा 5,3।
नाउ एक और पॉइंट निकालते हैं P4। P4 के लिए x4 क्या बनेगा, -3 टाइम्स x3 माइनस का y3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, -3 टाइम्स x3। x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है अभी तक हमने 2 ही तो निकाला है, 3 निकाल रहे हैं, ठीक है, हमने 2 ही निकाला है, हम 3 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। P2 है x कोऑर्डिनेट है 5, तो पास थी 15, 15 माइनस 3 12, 12 बटे तो -6, एंड y3 क्या होगा, -x2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 बटे तो -4। तो P3 है मेरा -6, -4, ठीक है। अब तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लो, 3 4 5 6, तो अगला क्या आना चाहिए 7, 5, एंड इसको जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करते हुए फिर हमें जो 4 पॉइंट दिए गए P96, P97, P98 एंड P99 आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। आपका x4 क्या बनेगा, -3 टाइम्स x3 माइनस का y3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, -18 प्लस का 4, यानी कि -18 माइनस 4 -14, एंड 14 बटे 2 हो जाएगा 7। एंड इसी तरह से y4 कितना आ जाएगा, -x3 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 4 4 10, 10 का बटे 2 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 7,5, ये आना चाहिए था। अब P0 है 3, P1 है -4, P2 है 5, P3 है -6, P4 है 7। तो P96 क्या होगा भाई, P96 आपका इससे 3 ज़्यादा होना चाहिए, और साइन अगर ये इवन है तो ये पॉजिटिव, और ये ऑड है तो ये नेगेटिव। ये इवन वाला है तो इससे 3 ज़्यादा हो जाएगा 99, और ये इससे एक ज़्यादा, पॉजिटिव का एक ज़्यादा क्या होगा 97। अगला क्या हो जाएगा भाई P97, माइनस का 100, माइनस का 98। अगला क्या हो जाएगा भाई 101, 99, और अगला क्या हो जाएगा फाइनली, अगला हो जाएगा आपके पास 102, ये माइनस का 102, माइनस का 100, ठीक है। अब तो क्या करना है, अब तो बस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप पाओगे पैरेललोग्राम बन रहा होगा, ठीक है। जस्ट टू बी श्योर हम जो है वो एरिया निकाल देते हैं, ठीक है। 99, 97, x इक्वल्स टू 99, y इक्वल्स टू 97, ठीक है। फिर क्या आएगा 101, 99, एक आएगा -100, -98, और एक आएगा -102, -100। तो इन चारों को मिलाने वाला जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम टाइप का बन रहा होगा ना। उसका एरिया कैसे निकालोगे, आप किसी 3 पॉइंट का एरिया निकाल लो। ये था आपका P96, फिर था आपका -100, P97, फिर था आपका P98, एंड फाइनली है P99। तो मैं लेट्स से इन 3 पॉइंट्स को लेके एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, और इसको डबल कर दूंगा। तो जो एक्चुअल एरिया आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ, या मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये 3 पॉइंट 1 1 1 99 97, माइनस का 100, माइनस का 98, एंड 101 एंड 99। आप इन दोनों को 0 बनाने के लिए वही कॉमन रो ऑपरेशन लगाओ, R2 की जगह R2 माइनस R1, एंड R3 की जगह भी R3 माइनस का R1। तो डेल्टा क्या बनेगा, 2 और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0, ये तो इमटेरियल है 99 और 97, ये बन जाएगा माइनस का 199, माइनस का 9 8 17, माइनस का 197, ये बन जाएगा 2, एंड ये भी बन जाएगा 2। और अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो तो इनका डिफरेंस आ रहा है 2, एंड 2 2 जा 4। तो इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा भाई, एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इन दोनों का सम 8 और 7 बनना है, यानी कि माइनस का 195 आएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 4 हो जाएगा, और 4 × 2 हो जाएगा 8। तो जो एरिया आएगा एक्चुअली वो आएगा आपके पास 8 स्क्वायर यूनिट्स। सो बच्चों ये एक अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का, कि सपोज P एक पॉलिनोमियल है ऑफ लीस्ट डिग्री। अब वो लीस्ट डिग्री लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जिससे कि P √7 + √5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स √7 - √5।
नाउ इंटीजर कोफिशिएंट्स इज द कीवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्वेश्चन का। माना कि केस 1 की जो p है वो लीनियर है, p है माना कि ax प्लस b, ठीक है। px जो है आपका पॉलिनोमियल x, दैट इज नथिंग बट ax प्लस b। अब आप x की वैल्यू, ये जो इक्वेशन है इसको हमेशा हमें सेटिस्फाई करा के देखना है कि √7 प्लस √5 पुट करो तो ये बन जाएगा a टाइम्स √7 प्लस √5 एंड इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 2 टाइम्स √7 माइनस √5 के इक्वल प्लस b, ठीक है। जहाँ पे a और b मेरे कैसे होने चाहिए, नंबर इंटीजर होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सिंस a और b इंटीजर है तो आपको √7 के कोफिशिएंट अलग से इक्वेट करने हैं, √5 के कोफिशिएंट अलग से इक्वेट करने हैं और रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स अलग से इक्वेट करने हैं। तो a तो आपका 2 आना चाहिए, ठीक है, और a आपका -2 भी आना चाहिए, कि साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। तो मेरा ये केस भी इनवैलिड है कि ये px जो वो लीनियर भी नहीं हो सकता, ठीक है। लीनियर से हायर कहाँ जाएंगे हम, क्वाड्रेटिक में। चलो माना कि px जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b, c कैसे नंबर है, इंटीजर। जरा x की वैल्यू ये पुट कर दो, √7 प्लस √5, तो क्या बन जाएगा, a टाइम्स √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स √35 प्लस b टाइम्स √7 प्लस √5 एंड प्लस c इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स √7 माइनस √5। अब ये कब ट्रू हो सकता है, यहाँ पे तो √35 का वन ऑफ द फैक्टर्स है और यहाँ पे √35 का कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब a मेरा 0 हो। और सोचो अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, ये लीनियर हो जाएगी, तो इसलिए सेकंड केस भी मेरा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हायर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक, ठीक है। और कोई तरीका नहीं, आपको इसी तरीके से करना है। माना कि px क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a, b, c, d मेरे इंटीजर्स हैं। अब जरा वैल्यू पुट कर दो, तो p ऑफ √7 प्लस √5 कितना बनेगा, a टाइम्स a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा दो तो होता है a प्लस b के होल क्यूब का, √7 प्लस √5 का होल क्यूब क्या बनेगा, a³ जो कि हो जाएगा 7√7 प्लस b³ हो जाएगा 5√5 प्लस 3 टाइम्स a टाइम्स b टाइम्स, और ये हो जाएगा a प्लस b √7 प्लस √5, ये तो हो गया ax³ प्लस b टाइम्स x² हम पहले ही लिख चुके हैं 7 प्लस 5 प्लस 2√35 प्लस c टाइम्स √7 प्लस √5 एंड प्लस का d, दिस होल थिंग मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स √7 माइनस का √5। जरा कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो √35 की टर्म ले लेते हैं, √35 भाई ये तो √35 इंटू √7 होके √5 के इक्विवेलेंट बन जाएगा और ये √7 के इक्विवेलेंट बन जाएगा। √35 यहाँ से तो नहीं आ रहा, √35 यहाँ से भी नहीं आ रहा, खाली यहाँ से आ रहा है, यानी कि मेरा जो b है वो मस्ट बी इक्वल टू 0। √35 का कोफिशिएंट यहाँ पे b है और यहाँ पे 0 है, तो ये 0 होना चाहिए। और जैसे b 0 किया, अब इंटीजर टर्म कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर टर्म है 7 और 5 12, 12b प्लस d, और राइट हैंड साइड में इंटीजर टर्म है 0 और b मेरा 0 था तो d भी मेरा यहाँ से 0 आना चाहिए, ठीक है। b 0 d 0 बचे क्या, a और c। अब मैं ज़रा ये मैंने किसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, √35 के, ये मैंने किसके कोफिशिएंट कंपेयर किए, इंटीजर के। अब मैं अगर √7 के कोफिशिएंट कंपेयर करूं, ठीक है, √7 के कोफिशिएंट क्या क्या बनेंगे, यहाँ से बन जाएगा 7a और यहाँ से क्या बन जाएगा, √7 का कोफिशिएंट ना, तो ये बन जाएगा 5 3 15a प्लस 15a, यहाँ से √7 का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, प्लस c, और राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में है 2, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 1। और ऐसे आप √5 के कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करो तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 5a है, प्लस ये बन जाएगा 7 या 21 21a एंड प्लस में यहाँ से बन जाएगा c, एंड ये किसके बराबर है, -2 के। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, यह है 15 और 7 22, यह है 21 5 26। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4a इक्वल्स टू -4, यानी कि a इक्वल्स टू आ गया -1, और a की वैल्यू अगर आपने इनमें से किसी में भी पुट कर दी तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, c की वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। तो ये क्यूबिक क्या बन गया, क्यूबिक बन गया p ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस का x³ प्लस का 24x, b 0 है d 0 है, खाली x³ और x के कोफिशिएंट्स बचेंगे।
आपका वैल्यू किसकी पूछी है, P2 की, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 24 दूनी 48, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 4 मैरिड कपल्स है, माना कि वो है हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, हस्बैंड 4 एंड वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3 एंड वाइफ 4। अब मैरी गो राउंड क्या होता है, गोल वाला झूला नहीं होता, ठीक है। अब सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन है, जैसे ही आपने देखा कि ये तो गोल वाला झूला है, मतलब ये किसका क्वेश्चन है, सर्कुलर परमुटेशन का। अब इसके, ठीक है, इसके आपको 8 वो बनाने हैं, 8 प्लेसेस होने चाहिए इस पे 8 लोगों के बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा बना दिया हमने, ठीक है। ये इस तरह से प्लेस्ड होंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर्कुलर परमुटेशन में आपको कम से कम एक जगह तो फिक्स करनी पड़ती है, तो माना कि मैंने हस्बैंड 1 को ऐसे बिठा दिया। अब एक एक वर्ड देखो, दैट मैन एंड वुमेन ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट सीट, कि जैसे ही मैंने मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और अगर मैंने पहली पोजीशन पे हस्बैंड को बिठा दिया तो बचे हुए जो ऑड पोजीशंस है, यानी कि 1 3 5 और 7, इन सब पे मैन बैठेंगे, एंड 2 4 6 एंड 8 इन पे वाइफ्स बैठेगी, ठीक है। तो एक बार मैं आर्बिट्ररीली H1 को आपने फिक्स कर दिया, तो H2 H3 H4 पे 3 5 और 7 पे बैठने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके, ठीक है। फिक्स H1 देन H2 H3 H4 कैन सिट इन 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 नंबर ऑफ वेज, ठीक है, 6 तरीके से ये बैठ सकते हैं। तो मैंने उनमें से कोई आर्बिट्ररी तरीका चूज कर लिया, लेट अस से मैंने हस्बैंड 2 को यहाँ पे, हस्बैंड 3 को यहाँ पे और हस्बैंड 4 को यहाँ पे बिठा दिया। अब वाइफ्स को बिठाना है, तो वाइफ 1 यहाँ पे नहीं बैठ सकती, यहाँ पे नहीं बैठ सकती। क्वेश्चन में लिखा क्या है, नो हस्बैंड सीट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ, तो वाइफ 1 इन दोनों पे नहीं बैठ सकती, तो एक बार हम उसको 6 नंबर पे बिठा देते हैं और एक बार 4 पे बिठाते हैं। लेट्स से मैंने वाइफ 1 को यहाँ पे बिठा दिया और दूसरी बार मैंने वाइफ 1 को, बाकी सब सेम रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हस्बैंड 1 यहाँ पे था, हस्बैंड 2 यहाँ पे, हस्बैंड 3 यहाँ पे और हस्बैंड 4 यहाँ पे, और वाइफ 1 मैंने पहले यहाँ पे बिठाई थी, इस बार मैंने वाइफ 1 को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। अब बचे हुए वाइफ्स को और बिठा देते हैं, ठीक है। लेट अस से कि ये जो मेरा H2 था, वाइफ 2 मेरी इन दोनों पे तो नहीं बैठेगी और इस पे ऑलरेडी एक बैठ चुका है, तो वाइफ 2 के लिए बस मेरे पास एक ही जगह बची, H1 के पास ये 1। फिर से देखो भाई, हस्बैंड 2 के आसपास तो नहीं बैठेगी वाइफ 2, और ये जगह पहले से ऑक्यूपाइड है, तो वाइफ 2 के पास बैठने के लिए खाली एक जगह बची। इसी तरह से हम वाइफ 3 की बात करते हैं, तो हस्बैंड 3 के पास वाली जगह पे तो नहीं बैठेगी, तो वाइफ 3 ऑटोमेटिकली यहीं पे बैठेगी, और इस केस में वाइफ 4 जो बची वो ऑटोमेटिकली बचे हुए 4 पे बैठेगी। तो जैसे ही हमने H1 H2 H3 H4 की जगह फिक्स की और W1 की जगह फिक्स करी, तो इसकी और इसकी जगह ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई। ये कहीं हम देख लेते हैं इस केस में भी हो रहा है कि लेट्स से हमने वाइफ 1 को यहाँ पे बिठा दिया। अब ये जो है हस्बैंड 4, इसकी जो वाइफ है, वाइफ नंबर 4, वो ना तो यहाँ पे बैठेगी ना यहाँ पे बैठेगी, तो वाइफ 4 के बैठने की एक ही जगह बची यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से H3 की जो वाइफ है W3, वो यहाँ पे तो नहीं बैठ सकती, तो W3 ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठेगी, और बची कौन सी, H2 की जो वाइफ है W2, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठ जाएगी। तो जैसे आपने H1 H2 H3 H4 और W1 का प्लेस फिक्स कर दिया, तो इनके प्लेस ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए, ठीक है। तो फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ हस्बैंड्स एग्जैक्टली 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ 5 एग्जिस्ट। भाई W1 या तो यहाँ पे बैठेगी या यहाँ पे बैठेगी, और कोई जगह नहीं है W1 पे बैठने के लिए, इसके पास तो नहीं बैठ सकती, वरना लड़ाई हो जाएगी हस्बैंड वाइफ में, ठीक है। तो इस तरह के हर एक हस्बैंड के कॉम्बिनेशन के लिए आपके वाइफ्स के 2 सिटिंग अरेंजमेंट्स, और हस्बैंड के टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं, 6। तो टोटल अरेंजमेंट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 6 × 2, यानी कि 12 सच सर्कुलर परमुटेशंस विल बी देयर। सो बच्चों, अगर डिफिकल्टी की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है वो लेट्स से इजी टू मीडियम था, ठीक है। आपको केसेस काउंट करने थे, कोई इसका एकदम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं था, थोड़ा घुमावदार तरीका था, बट अगर आपने ठीक ठाक से काउंटिंग कर ली तो 12 आंसर आ जाता है। तो ये मीडियम क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। नाउ कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज।
ठीक है। अदरवाइज तो ये एक पिजन होल प्रिंसिपल करके प्रिंसिपल होता है जो कि हम ओलंपियाड मैथ्स के लिए पढ़ते हैं, उसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, 12x12 बोर्ड है, उसको 104 यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया, तो क्यों ना हम एक 12x12 बोर्ड जो है वो बना देते हैं। लेट्स से उसके लिए 13 लाइन्स हमें खींचनी होगी। 1 हम और बारीक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 में हॉरिजॉन्टल लाइन्स खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये मेरा 12x12 का ग्रिड बन गया। 12x12 का ग्रिड बनाने के लिए मुझे 13 हॉरिजॉन्टल और 13 वर्टिकल लाइंस खींचनी पड़ती है। ये आपको अभी तक पता होगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उनको मैं हटाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये 12x12 का एक ग्रिड है। अब आगे क्या बोला गया है, 2 रूक्स प्लेस्ड ऑन 2 यूनिट स्क्वायर। रूक मतलब हाथी, आप लोगों ने चेस खेला होगा, तो जो हाथी होता है वो कैसे चल सकता है, या तो टोटली हॉरिजॉन्टली या टोटली वर्टिकली। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये एक लाइन गलती से डिलीट हुई है, 12। ठीक है भाई, अब क्या बोला गया है, अटैकिंग आपको पता ही है कि मान लो मैंने एक रुक को यहाँ पे रखा है और दूसरा रुक इस कॉलम में या इस रो में कहीं पर भी हो, तो वो दोनों अटैकिंग कहलाते हैं। ठीक है, और अगर इस रो या इस कॉलम में नहीं तो डायगनली हम नहीं देखेंगे, रुक कभी डायगनली नहीं चल सकता, तो डायगनली वो अटैकिंग नहीं कहलाते। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ दे आर नॉट इन द सेम कॉलम और सेम रो तो दे आर सेड टू बी नॉन अटैकिंग। फाइंड द लीस्ट नंबर n such that if n rooks are placed on the unit squares, 1 rook per square, we can always, ये जो always है ना, मैं बोलूंगा ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, always find 7 rooks such that no two are attacking each other। मतलब गारंटी होनी चाहिए कि आप वो n rooks कहीं पे भी रख दो ना, तो उनमें से आपको 7 नॉन अटैकिंग मिल ही जाएंगे। नाउ क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि कभी कोई एक केस बना दो, कोई एक केस तो आप बना ही दोगे कि आपने 7 अलग अलग रोज और अलग अलग कॉलम्स पे रख दी और 12 रोज और 12 कॉलम है, तो आप कैसे 7 रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे जिसमें आप रख सकते हो। तो मिनिमम नंबर नहीं पूछा, आपको गारंटी करने को बोला है कि गारंटी करके बताओ कि हमेशा 7 नॉन अटैकिंग मिल जाए। ठीक है, तो अब हम मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं कि चलो ऐसे हम बनाते हैं कि बहुत सारे रूक्स को हम सेम रो में रख देते हैं। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सबको सेम रो में रख दिया। नाउ इनमें से आप क्या 7 नॉन अटैकिंग ढूंढ सकते हो? 7 छोड़ो, कोई भी 2 नॉन अटैकिंग नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपने इसमें से कोई भी 7 चूज किए तो नॉन अटैकिंग नहीं होंगे, मतलब मुझे इस कंडीशन के अगेंस्ट जाना है। आप समझ रहे हो, ऑलवेज करने के लिए आपको वर्स्ट सिनेरियो फाइंड करना है। ठीक है, चलो मैंने सेकंड कॉलम में भी बहुत सारे रूक्स रख दिए। अभी तक कितने रूक्स हो गए भाई? 12 दूनी 24 रूक्स हो गए। इनमें से आप एटमैक्स 2 नॉन अटैकिंग ढूंढ सकते हो कि एक आपने पहली रो में चूज कर लिया, दूसरा आपने दूसरी रो में चूज कर लिया, तो ये दो नॉन अटैकिंग हो गए। बट बचे हुए आप 7 में से कोई भी, मतलब बचे हुए 24 में से कोई भी और 5 सेलेक्ट करोगे तो वो इन दोनों में से किसी ना किसी के अटैकिंग होंगे ही होंगे। चलो तीसरी रो पे भी हम चल लेते हैं। ठीक है, इन 3 रोज में से आप मैक्सिमम कितने नॉन अटैकिंग रूक्स ढूंढ सकते हो? 3 रोज में से आप मैक्सिमम 3 नॉन अटैकिंग जो है वो ढूंढ सकते हो। लेट्स से इससे आपने ये चूज कर लिया, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मैं पूरी 6 रो फिल कर दूँ ना, तो उससे मुझे 6 से ज़्यादा नॉन अटैकिंग नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने लेट्स से ये 6 रोज फिल कर दी। 4th 5 में भी मैंने सारे के सारे रूक्स पुट कर दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 की 6 रोज मैंने रूक्स से फिल कर दी। तो क्या मुझे 6 रोज से 7 नॉन अटैकिंग रूक्स मिल सकते हैं? इट इज़ लाइक आस्किंग कि आपको भाई कोई भी 2 रूक्स को नॉन अटैकिंग होने के लिए डिफरेंट रो में होना पड़ेगा। तो क्या आप 6 रो में से 7 रो ढूंढ सकते हो? क्या 6 रो में से 7 रो नहीं ढूंढ सकते? उसी तरह से, उसी वजह से आप 6 रो में से 7 नॉन अटैकिंग रूक्स नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, हम वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। तो मान लो आपने ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, ये 6 मैंने नॉन अटैकिंग रूक्स ढूंढ लिए। अब जैसे ही आप
आपने क्या किया, आधे बोर्ड को कवर कर दिया, ठीक है, अपर 6 रोज और लोअर 6 रोज, लोअर 6 रोज को आपने फिल कर दिया। अब जैसे ही आप एक और रो कहीं भी रखोगे तो आप 7 नॉन अटैकिंग ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो लेट अस से मैंने एक रो यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो आपको ये सातों के सातों नॉन अटैकिंग मिल गए। लेट से आपने कहीं और पुट किया होता तो आप कहीं ना कहीं से 7 नॉन अटैकिंग रूक्स निकाल ही लेते। कैसे? एंड आप 6 डिफरेंट रोज में एक ले लेते, और ये 7 डिफरेंट रो है ही, और आप कॉलम भी डिफरेंट रख सकते थे, मतलब यू कुड गारंटी कि मेरे को मिल ही जाएंगे। ऑलराइट, तो पिजन होल प्रिंसिपल के हेल्प से आप इसको कैसे करेंगे कि आपको 7 रोज ऐसे ढूंढ करने हैं सो दैट नो टू आर अटैकिंग ईच अदर। तो इसका तरीका होता है कि n टाइम्स p प्लस 1 होने चाहिए आपके, जहां पे n टाइम्स p कितना है, आपको हर एक रो में कितने एलिमेंट्स है, 12, ठीक है। और आपको मतलब 6 से ज़्यादा चाहिए, 6 से ज़्यादा रूक्स चाहिए, यानी कि शॉर्ट रूक्स चाहिए, तो वो कितने तरीके से कर सकते हो, 12 इंटू 6 प्लस 1, यानी कि 73 अगर आप रूक्स लेके चलो तो इट इज़ गारंटीड कि आप मैक्सिमम, अच्छा अब आपने जैसे ही 73 रूक्स लिए ना, तो गारंटी है कि 7 नॉन अटैकिंग मिल जाएंगे। कैसे? आप वही ना, आप बेस्ट केस सिनेरियो बनाने का ट्राई करो कि हम चाहते कि 7 नॉन अटैकिंग ना मिलेगी, 73 रूक्स भी हो और 7 नॉन अटैकिंग ना मिले, तो आपने इन सबको जैसे इस तरह से पुट करना चालू किया कि 12 एक रो में रख दिए, अगले 12 दूसरी रो में, अगले 12 तीसरी रो में, अगले 12 चौथी रो में, अगले 12 पांचवी रो में, अगले 12 छठी रो में, ताकि इन सबसे आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सको, मैक्सिमम 6 ही रूक्स ले सको, 7 नॉन अटैकिंग रूक ना ले सको। अगर आप पहली रो फिल ना करते, अगर आप शुरू से ही अलग अलग रो में पुट करना शुरू करते, तो आपको इससे कम नंबर में ही नॉन अटैकिंग मिल जाते ना। हमें तो वर्स्ट केस सिनेरियो चाहिए, जबकि अगर आपने इन सबको फिल कर दिया तो 72 स्क्वायर फिल करने तक भी आपको 6 नॉन अटैकिंग रूक्स मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है 6 नॉन अटैकिंग, हमने देखा ही ये केस कि अगर आप ये 6 की 6 रोज को फिल कर दो तो इसमें से आपको एटमैक्स 6 नॉन अटैकिंग मिल जाएंगे, क्योंकि 6 रो में से आप 7 रूक्स नहीं निकाल सकते, सारे के सारे सातों के सातों रूक्स इन्हीं 6 रो में से होंगे। बट इसके बाद जैसे ही आप 73rd रूक पुट कर दोगे तो 7 नॉन अटैकिंग मिलने की गारंटी हो जाएगी। सो आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर इट्स लैंग्वेज, बट वंस you have understood the question and once you have the knowledge of pigeonhole principle, you will find कि आंसर is pretty fast to find। तो ये हो गया बच्चों जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था इस पूरे पेपर का, IOQ1 उसके सॉल्यूशंस। IOQ2 में तीन क्वेश्चंस थे जिनके लिए कि 150 मिनट्स दिए गए थे, एंड उसके सॉल्यूशंस खुद IAPT ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिए, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग फॉर सिंस JEE मेन एंड JEE एडवांस डेट्स आर डिक्लेयर्ड, तो आप उनके लिए अभी फुल फ्लेजेड मैनर में प्रिपरेशन शुरू रख सकते हैं। एंड KVPY एंड PRMO का सिलेबस भी सेम है, तो KVPY आप इस पेपर को KVPY की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प में ले सकते हैं।